हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 23 को। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं कि उसकी कुल दूरी जो है वह 200 किलोमीटर है। ठीक है, तब उसकी पहली दूरी हो जाएगा 1/5 भाग, यानी कि 200 का 1/5 भाग हो जाएगा 40 किलोमीटर। और ये दूरी जो तय कर रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, और दूसरी दूरी जो है वह दूरी का 1/10 भाग, यानी कि 200 का 1/10 भाग हो जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जो है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बच जाएगा, शेष दूरी बच जाएगा हमारा, पहले तय कर लिया है 40 और 20 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी पहले तय कर लिया है। तो अब उसके पास बच गया है शेष दूरी 140 तय करने के लिए। और यही जो दूरी तय कर रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि औसत गति बराबर में होता है, औसत गति बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस और बटे में होता है टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना माने हैं 200 किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा 200 किलोमीटर और बटे में हो जाएगा टोटल टाइम। दूरी और चाल दिया है, यहाँ से टाइम हो जाएगा D/V, यानी कि दूरी बट्टे में चाल हो जाएगा। पहले का टाइम हो जाएगा 40/8 और दूसरे का हो जाएगा 20/25 और तीसरे का हो जाएगा 140/20। ठीक है, ये कट जाएगा 7 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 0.8 बार में। ठीक है, यानी कि औसत गति इसका आ गया, औसत गति बराबर में हो जाएगा 200 और बटे में हो जाएगा 7 ये और 5 ये 12, यानी कि 12.8। ठीक है, तो ये कट जाएगा 15.625 बार में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी 52 दिनों में और सी 64 दिनों में कर सकता है। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए जो है वो 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिन तक चलता है लगभग। ठीक है, यहाँ से दिया है ए जो है वो 24 दिनों में करता है और बी जो है वो 52 दिनों में करता है और सी इसी काम को 64 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल काम निकाल लेंगे। यहाँ से टोटल काम हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2496। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ से आ जाएगा 104 और बी की कार्य क्षमता आ जाएगा 48 और सी की कार्य क्षमता आ जाएगा 39। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए जो है वो 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 104 प्लस में 48 और प्लस का 39, यानी कि ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में 191 यूनिट। तो 6 दिन तक करा लेते हैं। 6 दिन में ये काम करेंगे 191 इंटू 6, यानी कि 6 एकम 6, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 5 11, यानी कि 1146 यूनिट जो है वो काम हो चुका है। इसमें से टोटल कार्य में से 1146 घटा देंगे, 1146 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0, ये 5 और ये 3, यानी कि 1350 यूनिट जो है अभी काम शेष बच गया है। फिर बोल रहा है कि बी जो है वो काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। ए जो है वो 6 दिन के बाद छोड़ता है, लेकिन बी जो है वो काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो 6 दिन तक कौन काम करता है, सी काम करता है। तो सी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है 39 है। यहाँ से 6 दिन में कितना करेगा ये
ये 6 दिन में करेगा। 39 इंटू में 6 यानी कि 9 6 के 54, 5 छतरी 18 और 5 23, यानी कि 234 यूनिट जो है वो सी कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 234 यूनिट निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 6 यानी कि 1116 यूनिट जो है वो काम अभी शेष बचा है। अब शेष काम बच गया है 1116। तो ये काम कौन करेंगे? ये काम बी और सी, क्योंकि ए जो है वो 6 दिन के बाद छोड़ देता है और बी जो है वो कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, क्योंकि 6 दिन पहले तक बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो बी और सी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 प्लस में 39 यानी कि 9 8 17 और 4 3 7 1 8, क्योंकि एक दिन में ये कर रहे हैं 87 यूनिट और शेष काम कितना बचा है? 1116, यानी कि 87 बराबर में हो जाएगा 1116। ये कर जाएगा 12.85 समथिंग में। ठीक है, लेकिन टोटल कार्य की समाप्ति कितना दिन होगा? तो टोटल कार्य की समाप्ति होगा 6 दिन, तीनों मिलकर 7 करते हैं और 6 दिन सी करता है, क्योंकि 6 6 12 दिन यहाँ से हो गया और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं इसका? 12.85 यानी कि 24.85 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जा रहा है, यानी कि लगभग का 25 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 77 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से सीपी जो है वह 10x है। ठीक है, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 10% की हानि होती है, यानी कि सीपी पर 10% की हानि करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, यानी कि अब उसकी सीपी जो हो जाएगा वह 8x हो जाएगा, क्योंकि 10x में से अगर हम 20% घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 5 100 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 2x की कमी हो रहा है, यानी कि 2x में कम खरीदता है, यानी कि 8x में खरीदता है तथा 77 रुपये अधिक में बेचता है। पहले उसका एसपी कितना था? 9x, तो अब इसका एसपी हो जाएगा 9x और प्लस में 77। ठीक है, और आगे बोल रहा है तो उसे ये सब करने पर 40% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर दिया है 40%। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2/5, यानी सीपी हो गया 5 और एसपी हो जाएगा 5 से 2 ज़्यादा यानी कि 7। यहाँ से निकाल लेते हैं। सीपी हमारा कितना है? 8x है और एसपी 9x प्लस में 77 है और बराबर में हो जाएगा सीपी 5 और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी जो है वो सीपी से 40% अधिक लाभ पर बेचता है, यानी कि 5 से 2 ज़्यादा यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 56x बराबर में हो जाएगा 9 5 45x और प्लस में हो जाएगा 385। यहाँ से x का मान आ जाएगा 385 और बटे में हो जाएगा 11, क्योंकि 56 में से 45 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 11 3 33 और 11 5 55, यानी कि x का मान जो आ गया हमारा वह 35 आ गया। तो बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना है? 10x है। यहाँ से 10x बराबर में हो जाएगा 350, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 350। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 45% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का 130% हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दोस्तों मान लेते हैं तो वो संख्याएं जो है वह x और y है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी संख्या का 45% यानी कि x का 45% दूसरी संख्या में जोड़ दें, यानी कि y में जोड़ दें, तो यह y जो है वो अपने का 130% हो जाती है, यानी कि y का 130% हो जाती है। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 9 5 45 और ये 20 5 100 और ये एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 9x और प्लस में हो जाएगा 20y और बटे में 20,
और बराबर में यहाँ से आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि 13y बट्टे में 10। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारा आ जाएगा 9x प्लस में 20y और बराबर में हो जाएगा 26y। 9x बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 6y, यानी कि x बट्टे में y हमारा आ जाएगा 6 बट्टे में 9, यानी कि 3 दूनी 6 और ये 3 के 9, यानी कि x और y का अनुपात आ गया 2:3, यानी कि दोनों संख्या का अनुपात आ गया 2:3। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 68,000 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में विभाजित किया गया तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। ए, बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 1/2 अनुपात 1/4 और अनुपात 5/16, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में हो जाएगा, इन सभी के एलसीएम 16 हो जाएगा, यानी कि 2 8 16 और यह 4 4 के 16 और यह 5। ठीक है, यानी कि इन सभी का अनुपात आ गया 8:4:5 और इन्हीं सभी के अनुपात को बांटना है 6800 रुपया को। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना जो हो जाएगा? 8 4 12 और 5 17, यानी कि 17 का मान दिया है 68,000 रुपया। ठीक है, यहाँ से एक का मान हो जाएगा 4,000 रुपया। तो बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़ा कौन है? 8 है और सबसे छोटा कौन है? 4 है, क्योंकि इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4, इसलिए 4 बराबर में हो जाएगा 4,000 और गुने में 4, यानी कि 16,000 जो हो जाएगा वो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा? यहाँ से दिया है घोल कितना है? घोल है 3 लीटर। 3 लीटर घोल में 40% चीनी है, यानी कि चीनी जो है वो 40% है, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 60%, क्योंकि वाटर और शुगर का प्रतिशत हो जाएगा वो 40 और 60 हो जाएगा। यहाँ से चीनी कितना हो जाएगा? 3 लीटर में चीनी हो जाएगा 3 लीटर का 40%, यानी कि 1.2 लीटर चीनी हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 1.8 लीटर। ठीक है, जिसमें कि बोल रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर, यानी कि 1 लीटर जब पानी इसमें डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पानी ये हो जाएगा 2.8। तो आगे बोल रहा है कि नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, तो चीनी की प्रतिशत निकाल देंगे। तो चीनी की प्रतिशत बराबर में हो जाएगा चीनी की मात्रा, यानी कि 1.2 और बट्टे में हो जाएगा टोटल घोल। तो टोटल घोल कितना हो जाएगा? 1.2 और प्लस में 2.8, यानी कि 4। ठीक है, और गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से कट जाएगा 0.3, यानी कि चीनी की प्रतिशत यहाँ से आ जाएगा 30%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष पहले प्रीता की आयु बेला की आयु से 4 गुनी थी और 6 वर्ष बाद प्रीता की आयु जो है वह बेला की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। तो प्रीता तथा बेला की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ से बोल रहा है, यानी कि 1 वर्ष पहले प्रीता की आयु जो है वो बेला की आयु से 4 गुनी थी, क्योंकि बेला की 1 वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी थी। यहाँ से हो जाएगा प्रीता -1 बराबर में 4, बेला माइनस में 4। यहाँ से प्रीता बराबर में हो जाएगा 4 बेला और माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रीता बराबर में यहाँ से हो जाएगा 4 बेला माइनस का 3। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद प्रीता की आयु जो है, यानी कि प्रीता की 6 वर्ष बाद की आयु जो है बेला के 6 वर्ष बाद के आयु से 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्रीता प्लस में 6 बराबर में हो जाएगा बेला प्लस में 15। ठीक है, यहाँ से प्रीता का मान आ जाएगा बेला प्लस में 15 और माइनस का 6, यानी कि प्रीता बराबर में हो जाएगा बेला प्लस का 9। ठीक है,
तो यहाँ से प्रीता का मान भर देंगे। प्रीता का मान कितना है, 4 बेला माइनस में 3, यहाँ से हो जाएगा 4 बेला माइनस में 3 बराबर में बेला प्लस में 9। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 बेला माइनस में बेला बराबर में हो जाएगा 9 और 3 12, यानी कि 3 बेला बराबर में हमारा यहाँ से आ जाएगा 12, क्योंकि बेला बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। जब बेला का मान 4 आ गया तो प्रीता का मान कितना हो जाएगा, प्रीता का मान हो जाएगा 4 बेला माइनस में, यानी कि प्रीता बराबर में यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस में 3, उनकी प्रीता बराबर में हो जाएगा 13। तब बोला है कि प्रीता तथा बेला की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो प्रीता का कितना है, 13 है और बेला का 4 है, तो इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह मूलधन कितना है जिसके दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 10% वार्षिक दर पर 143 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि P बराबर में जो है वह 1200 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 1200 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1200 का 10% हो जाएगा 120, यानी कि 120 दो बार लिखेंगे और फिर 120 का 10% निकालेंगे तो 120 का 10% हो जाएगा हमारा 12, यानी कि यही दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो दिया है 143 रुपया। तो हमारे अनुसार कितना आ गया, हमारे अनुसार आ जाएगा 132 रुपया और प्रश्न के अनुसार दिया है 143 रुपया। तो यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 143 और बट्टे में हो जाएगा 132। तो पूछा है मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना माने है, 1200 माने है, इसलिए 1200 वो हो जाएगा हमारा 143 बट्टे में 132 और गुने में हो जाएगा 1200। ठीक है, इसको हम लोग कटाएंगे, ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×12 और ये 4×12 और ये हो जाएगा 4×12। ठीक है, और ये कट जाएगा 11×33 और ये दोस्तों कट जाएगा 11×11 और 11×33, यानी कि हमारा मूलधन जो आ गया वो आ गया 1300 रुपया। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 450 से 1800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों जो 4, 5 और 6 से विभक्त होगी तो इसके गुणनफल से भी विभक्त होगी। तो दोस्तों इन सभी का गुणनफल निकाल लेंगे। तो दोस्तों इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि 450 से 1800 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी वो 60 से विभक्त होंगी। तो दोस्तों 450 से 1800 के बीच 60 से पहली कटने वाली संख्या कितनी है, वो है 480। ठीक है, पहला 480 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 540। ऐसे ही करते करते तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा 1800 में से अगर हम 60 घटाएंगे ये हो जाएगा 1740, यानी कि अंतिम संख्या जो आ जाएगा हमारा कटने वाला 60 से वो 1740 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एपी में पढ़े हैं कि एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, एन क्या है, एन जो है वो अंतिम पद है, इनकी 1740 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा ए एन के प्रथम पद 480 और प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू डी कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 60। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा 1740 और माइनस का 480 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 60। ठीक है, तो ये हमारा घट कर हो जाएगा 0, 6 और ये 1260 हो जाएगा, क्योंकि 1260 बराबर में हमारा आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 60। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी कि 21 बराबर में हमारा आ गया एन माइनस 1। यहाँ से एन बराबर निकाल देंगे, 21 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 22 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने मूलधन का 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 240 रुपया प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं
कि ऐसा ही बराबर में होता है पी आर टी बटन में 100, जिसमें कि दिया है साधारण ब्याज 240 रुपया, यानी कि 240 रुपया बराबर में हो जाएगा। पी निकालना है, आर दिया है 8% और टाइम दिया है 10 वर्ष और बट्टे में हो जाएगा 100। ये दोस्तों एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट और ये टी 60 है 240, क्योंकि पी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 300 रुपया, यानी कि वह मूलधन जो है वह 300 रुपया है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 72 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है दो संख्या का अनुपात 3:4 है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसी का मान दिया है 72, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोला इन संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि इन संख्या का योग कितना हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 7 बराबर में हो जाएगा 6 गुने 7, यानी कि इन संख्याओं का योग हमारा आ जाएगा 42। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।